नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में पहली बार शाम को आज स्कूल खुलेंगे और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने के लिए एलईडी भी लगाई गई है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग आज लाइव दिखाई जाएगी बच्चों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में पहली बार शाम को स्कूल खुलते हुए नजर आने वाले हैं। आज चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर बच्चों में भारी उत्साह भी है और चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने के लिए तमाम एलईडी लगाई गई हैं और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग दिखाई जाएगी लाइव। तो बच्चों के लिए आज शाम को स्कूल खोले जाएंगे ताकि वो चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएं और चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर बच्चों में इसीलिए भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने के लिए स्कूलों में एलईडीज लगाई गई हैं और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग आज लाइव दिखाई जाएगी। तो यूपी में पहली बार शाम को खुलेंगे स्कूल आज और चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिसे लेकर अब पूरे देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। बता दें, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर हवन और विशेष पूजा हो रही है और इस दौरान सभी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और वैज्ञानिकों की सफलता की कामना की है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने वाराणसी, प्रयागराज और आगरा से, जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है, हवन पूजन होता हुआ नजर आ रहा है और सभी लोग चंद्रयान 3 की सफलता और वैज्ञानिकों की सफलता की कामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो है श्री मठ बागंबरी गद्दी में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें हमारे यहाँ 51 ब्राह्मणों के द्वारा जो अभिषेक चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम से भी हवन किया जा रहा है। आज हमने प्रार्थना की भगवान शंकर से, भगवान नारायण से कि जो कल हमारा चंद्रयान 3 चंद्र ग्रहण पर जो लैंड करेगा, सफलतापूर्वक वो उस पर स्थान प्राप्त करे अपना, ऐसी हमने प्रार्थना की भगवान नारायण से, भगवान शंकर से कि भारत विश्वगुरु विश्वरूप में और उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में बहुत सुंदर तरीके, सहजता के साथ, सरलता के साथ वो लैंड करे, ऐसी कामना की गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए आज चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए, निर्विघ्नता पूर्वक स्थापित हो जाए, उसमें कोई बाधा ना आए। हम सभी अपने प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना कर रहे हैं और मैं दिवाकराचार्य मेरे साथ तमाम साधु संत, अयोध्या से संत समाज, सनातनी समाज, सारे लोग प्रार्थना मुद्रा में हैं और अपने प्रभु श्री राम से भजन कीर्तन के माध्यम से, हवन पूजन के माध्यम से यही प्रार्थना निरंतर कर रहे हैं कि इस बात सफलतापूर्वक कोई निर्विघ्नता ना आए और बस कुछ चंद जो है क्षणों में भारत एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान रचकर दुनिया को फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करे और यह अवसर हम लोगों को गौरवान्वित कर देने वाला होगा। भावुक है, भाषित है, रंजित है, मतलब एक तरफ से, एक तरीके से चौतरफा एकदम हर्ष और उत्साह भरा हुआ है। यही प्रार्थना निरंतर अपने प्रभु श्री राम जी से कर रहे हैं कि ये सफलतापूर्वक स्थापित हो और जिस खोज में, जिन प्रयास में जा रहा है खनिज, जल जीवन, ये सारे खोज को भी वो सफलतापूर्वक कर पाए। वो लैंडर रोवर उस चंदा मामा की सतह पर चल पाए। बचपन में बड़ी कहानियां अपनी माँ से सुनी थी कि चंदा मामा, अब वो चंदा मामा का ये जो परिकल्पना था मेरी माँ का, वो पूरा हो और एक ऐसा समय भी आए कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जब इंसान रहने लगे तो उसका जो संबंध है, तो वो मामा वाला जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं स्थापित होते दिखाई भी दे रहा है। शायद ये संकल्पना, ये परिकल्पना पूर्ण भी हो जाए। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 233 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे आज तमाम आरक्षियों को और 233 ऐसे आरक्षी हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ दिखाई देने वाला है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 233 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ
इन्हें 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खिलाड़ी कोटे से चयनित आरक्षियों को पत्र आज सौंपा जाएगा और 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, 233 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती हुई है, जिसको लेकर आज नियुक्ति पत्र उनके द्वारा सौंपा जाएगा। कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, बहुत अरसे बाद पुलिस में जो है कुशल खिलाड़ियों के कोटे से भर्ती हुई है और ये 233 सिपाही भर्ती किए गए हैं जो अरसे बाद, बहुत अरसे से खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे पुलिस में भर्ती का, तो वह पूरा हुआ उनका सपना। तो आज इन जो भर्ती हुए सिपाही हैं इनको सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से जो है नियुक्ति पत्र देंगे और दावा किया जा रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए उनका चयन किया गया है। और इस दौरान पुलिस विभाग के सारे आला अधिकारी, डीजीपी से सब लोग मौजूद रहेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और युवा एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र पाठक भी मौजूद रहेंगे। अब इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी सब मौजूद है जिनके सामने वो जो है नियुक्ति पत्र लेंगे और ये माना जा रहा है कि सीएम जैसे हमेशा कहते हैं उनसे पूछेंगे भी कि कहीं भर्ती में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कहीं किसी ने पैसा तो नहीं मांगा। रिश्वतखोरी के मामले में हर बार सीएम जो डायरेक्ट बात करते हैं, तो ये भी माना जा रहा है क्योंकि अरसे से अब जो नई भर्तियां यूपी में हो रही हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया बताई जा रही है और उसके जरिए जो है वो स्वयं जब भर्ती नियुक्ति पत्र देते हैं तो युवाओं से बात करते हैं कि हाँ क्या है, कैसे भर्ती हुई, क्या रहा, और उनके हालचाल भी लेते हैं। तो उम्मीद की जा रही जैसे आम भर्ती प्रक्रियाओं में नियुक्ति पत्र बांटने में होता था वो इसमें भी किया जाएगा और सीएम लोगों से सीधे से युवाओं से राय लेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो सीएम योगी राय भी लेंगे आरक्षियों को और 11 बजे से जिस तरह से ये पूरा आयोजन होता हुआ नजर आने वाला है, तो कितने आरक्षी पहुंच चुके हैं और आरक्षियों में नियुक्ति पत्र को लेकर आज कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए अभी मनीषा 10 बजे तक सारे आरक्षी 233 जितने थे सबको लोक भवन के अंदर कर दिया गया था कि उनको स्पेशल पास दिए गए हैं और उनको तलाशी लेने के बाद उनकी फ्रिस्किंग के बाद सीधे अंदर हाल में पहुंचा दिया गया है और वो अपने अपने जगह संभाल लिए क्योंकि सबकी जगह परिपूर्ण निर्धारित जगह है, सबको है कहाँ बैठना है, पहले से सीटें निश्चित हैं, तो वहाँ वो 10 बजे पहुंचा दिए गए हैं। अब 11 बजे सीएम के आने की तैयारी है और सड़क पर समय सन्नाटा भी धीरे धीरे होने लगा कि उनका काफिला आने वाला है। तो सीएम हमेशा अपने टाइम से पहुंच जाते हैं, तो इसलिए सीएम का रहता है 2-4 मिनट पहले ही आ जाएंगे, तो 11 बजे तक पहुंच करके और कार्यक्रम सही समय से शुरू हो जाएगा। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो समझा जा सकता है कि पहले भी कई नियुक्ति पत्र कार्यक्रम आयोजित होते हुए नजर आए हैं यूपी में और लखनऊ में, तो समझा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पूरी तरह से यूपी में रोजगार मिशन को धार देने में लगी हुई है। हाँ ये सही है कि जो जगहें खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है और जो जगहें निकाली जाती हैं कई विभागों से मांगा भी गया है कि हाँ अगर जगह खाली हैं तो लोकसभा चुनाव के पहले माना जा रहा है कि उन पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी अधिसूचना से पहले ही, क्योंकि सरकार का मानना यह है कि जो जगहें खाली है वहाँ भर्ती की जाए, डेली वेजेज और ऐसे कर्मचारी कम लगाए जाएं, जो अस्थायी पद हैं उन पर स्थायी नियुक्तियाँ हों। पुलिस में तो सबसे ज़्यादा भर्तियाँ गई हैं, अब तो करीब 2 लाख धीरे धीरे भर्तियाँ पुलिस में हो गई 6 साल के कार्यकाल में भाजपा के, तो पुलिस की भर्ती का तो रिकॉर्ड कायम हो गया है कि पुलिस की जो कमी थी वो करीब करीब अब पूरी भी हो गई है। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और 233 ऐसे आरक्षी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो योगी सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गरीब छात्रों को अब किताबें नहीं खरीदनी होंगी और कक्षा 9 से 12 तक अब फ्री किताबें मिलेंगी बच्चों को और 2428 स्कूलों को ये सुविधा मिलने जा रही है और 19 करोड़ 70 लाख का भारी भरकम बजट इस पर खर्च किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बताने जा रहे हैं। मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है और प्रदेश लेवल की तैयारी की समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक आयोजित उन्होंने की है। सतीश मिश्रा समेत कई लोग इस बैठक में शामिल होंगे और जिलाध्यक्षों, पूर्व एमपी और पूर्व एमएलए भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। संगठन विस्तार, बूथ सेक्टर गठन पर भी चर्चा होती हुई दिखाई देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में संगठन विस्तार, बूथ
सेक्टर गठन पर भी चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति को तैयार किया जाएगा। तो प्रदेश लेवल पर तैयारियों की समीक्षा होगी। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक बुलाई है और संगठन विस्तार, बूथ सेक्टर गठन पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बहुजन समाज पार्टी लगातार संगठन की बैठक कर रही है। इसके पहले जहां जहां चुनाव होने हैं, यानी कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, वहां पर जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो जिला प्रभारी बनाए गए थे, उनके साथ मायावती ने बैठक की थी। बसपा सुप्रीमो अब उत्तर प्रदेश का रुख कर चुकी हैं और यहाँ पर भी अब संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक कर रही है। फिलहाल जो आज जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके अलावा जो जिला प्रभारी हैं, जो लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पर जो वहां पर आवेदन कर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ वो बैठक कर रही हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, उनको क्या मंत्र दिया जाएगा, आज इस पर चर्चा होगी। खास बात यह भी है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को हटाया गया था। चर्चा थी कि कांग्रेस के दबाव में ही ब्रजलाल खाबरी को हटाया गया है, क्योंकि वो पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, वहां से सांसद चुने गए थे, इसलिए उनको वहां से प्रदेश कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो सकता है, इस वजह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को हटाया। फिलहाल इस तरह की चर्चाएं हैं कि जल्द ही खेमे में शामिल हो सकती हैं, इंडिया के खेमे में मायावती भी आ सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये अटकलें हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि मायावती का रुख क्या होता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में पूरी पार्टी, उनकी बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में नजर आएगी। फिलहाल अभी 4-5 जिले ऐसे प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होना है। मायावती ने का कहना है कि वहां पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहां से भी तस्वीर साफ होगी कि आने वाले समय में वो किसके साथ नजर आएंगी। लेकिन आज की जो बैठक है, इसमें काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी में से जुड़ भी सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से निकलकर ज्यादातर नेता बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में संगठन को धार देने के लिए कई और नेताओं की जरूरत होगी। अलग अलग जिले के जो बड़े नेता हैं, उनको कैसे पार्टी में शामिल किया जाए, इस पर भी रणनीति बन रही है। और इसके अलावा जो खेमेबंदी है, उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, आने वाले समय में किस तरह से मात देनी है, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में 10 सीटें करीब मायावती के पास गई थी और 5 सीटों पर ही अखिलेश यादव को सब्र करना पड़ा था। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस रणनीति पर किस तरह से काम होता है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव में एक नई रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में नजर आएगी। इस बीच दलित और ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ओबीसी की बैठकें कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है और ओबीसी और एससी समाज को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में क्योंकि कैडर वोट बहुजन समाज पार्टी का कहलाता था, कैसे अपनी पार्टी में वापस लाएंगी, कैसे जो दलित और जो अति पिछड़े लोग हैं, इनको कैसे पार्टी से वापस जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी आज चर्चा होगी। फिलहाल महत्वपूर्ण जरूर है मायावती के लिए कि वो ऐसे लोगों को जरूर पार्टी में लाएं जिनकी वजह से ही पार्टी की पहचान थी और बहुजन समाज पार्टी दलितों और पिछड़ों की पार्टी कहलाती थी। ऐसे में मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पुराने कैडर वोट को वापस अपनी पार्टी में जोड़ा जाए। बिल्कुल तौकीर, तो चुनौती तो है ही। और अगर बाकी पार्टियों से तुलना की जाए बसपा की, तो किस तरह से देख रहे हैं उनकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि संगठन को धार देने का प्रयास तो पूरी तरह से की जा रही है बसपा की तरफ से, लेकिन क्या इनकी तैयारी आपको पूरी लग रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, जिस तरह से इंडिया का गठन हुआ है, उसमें कई ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है इस समय, उसका और कांग्रेस के साथ अभी दोनों लोगों की बैठकों में साथ नजर आ रहे हैं, सभी नेता साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में मायावती थोड़ा सा अलग थलग जरूर नजर आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, उनके साथ जो कैडर वोट मैंने आपको बताया कि दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा जो उनके साथ जो हमेशा जुड़ा रहा मायावती के साथ, उसको अगर वे पार्टी में वापस लाते हैं तो कहीं ना कहीं दंड पड़ेगा। क्योंकि बताया यह भी जाता है कि लगातार जो 2014 से चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे 14 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 17 का या फिर 22 का, ये सभी चुनाव में जो कैडर वोट था बसपा का, वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। यही सबसे बड़ा नुकसान है मायावती का। और इसमें यह भी देखा जाता है कि अगर ये कैडर वोट वापस आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर जो इंडिया जो बना है उसको जरूर मजबूती मिलेगी। अब आने वाले समय में क्या मायावती इसी इंडिया का हिस्सा होंगी, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले जब ब्रजलाल खाबरी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जब उनको हटाया गया तो उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी पर इस बात को लेकर थी कि कहीं ये मायावती के इशारे पर तो नहीं हुआ, बिल्कुल बसपा सुप्रीमो के इशारे पर तो नहीं हुआ, तो उनके द्वारा समीक्षा भी की जाएगी, फिलहाल मंथन भी किया जाएगा। बिल्कुल तौकीर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। घोसी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर चौपाल लगाएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उनके द्वारा ये चौपाल लगाई जाएगी। दारा सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे सुभाषपा प्रमुख और बीजेपी प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान। तो घोसी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओपी राजभर आज चौपाल लगाएंगे और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर लगाएंगे चौपाल। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होनी है। जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी, तो दोपहर 2 बजे से इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज इसको लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है और दोपहर 2 बजे से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। तो जनहित याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, आज दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई होगी हाईकोर्ट में और जनहित याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से यह सुनवाई होती हुई दिखने वाली है और तमाम तथ्यों को पेश किया जाएगा 2 बजे और जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी दोपहर 2 बजे और दोपहर 2 बजे क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जनहित याचिका पर यह सुनवाई होगी दोपहर 2 बजे के करीब हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया जाएगा, सुनवाई होगी और तथ्यों को पेश किया जाएगा। तो इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। गोंडा में डीएम नेहा शर्मा ने किया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण। मौके पर 100 छात्राओं में से केवल 11 छात्राएं उपस्थित, वहीं 89 छात्राएं पाई गई है गायब। डीएम ने वार्डन समेत 4 के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। सहारनपुर में कार्यक्रम के दौरान टूटा बसपा नेता इमरान मसूद का मंच। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लोगों को संबोधित कर रहे थे इमरान मसूद। रायबरेली में विद्यालय के बाहर ताला लगने से ग्रामीणों ने जताया विरोध। वहीं स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं दर्जनों ग्रामीण। नाराज ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापिका पर लगाए हैं आरोप। आगरा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान। वहीं सीएचएससी केंद्र प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की है छापेमारी। ललितपुर में नाले के बीचों बीच घनी झाड़ियों में बनाई जाती थी कच्ची शराब। वहीं मौके से 60 लीटर अवैध शराब को एक आरोपी के साथ किया गिरफ्तार। वहीं साथ ही 200 किलो लहन और भट्टियों को भी किया गया है नष्ट। महोबा में कौमी एकता की मिसाल बने 2 मुस्लिम युवक। वहीं बिना मजहब के भेदभाव किए दोनों युवक करते हैं सुंदरकांड का पाठ। फर्रुखाबाद जनपद में बारिश के दौरान छत पर गई महिला के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली। महिला की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। श्रावस्ती में जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने जिला अस्पताल का किया है निरीक्षण। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जा रही है सुविधाओं का लिया जायजा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राम गोपाल को दिए गए हैं सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश। बागपत में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। वहीं जमकर चले लाठी डंडे, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में डूब रहा सरकार का सपना। वहीं जान बचाने वाला डॉक्टर ही बना जान का दुश्मन। पैसे न होने पर इलाज करने से किया मना।
और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।